जय हिंद। आज हम लोग 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो फेरल का सिद्धांत पवन की दिशा से संबंधित है। किससे है? पवन की दिशा से संबंधित है। और यहाँ पर ध्यान देंगे, पवन की दिशा के संबंध में फेरल नामक विद्वान ने कोरोओलिसबल के आधार पर नियम दिया था। किस आधार पर दिया था? कोरोओलिसबल के आधार पर नियम दिया था, जिसमें कहा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी दाईं ओर राइट हैंड साइड में एवं दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपनी बाईं ओर झुकी हुई रहती है। क्या दिया था? जिसमें कहा गया कि उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी दाईं ओर राइट हैंड साइड में एवं दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपनी बाईं ओर झुकी हुई रहती है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोपट निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? तो यह वायुयान के उद्योग से संबंधित है। किससे है? कोरापट वायुयान के उद्योग से संबंधित है। आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो चाय के उत्पादन में राज्यों का जो सही समूह है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, असम एवं कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें असम राज्य चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। असम क्या है? चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य कला कहाँ विकसित हुई है? तो मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य में विकसित हुई है। भारत के केरल राज्य में विकसित हुई है। वैसे केरल में दो शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनी अट्टम एवं कथकली। मोहिनी अट्टम एवं कथकली जो है वो कहाँ का है? केरल का है। और ऑप्शन नंबर ए में जो है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा। कर्नाटक जो है, कर्नाटक में यक्षगान एवं बोमडीला, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। कर्नाटक में क्या है? यक्षगान एवं बोमडीला। तमिलनाडु में हो जाएगा भरतनाट्यम। तमिलनाडु में क्या है? भरतनाट्यम। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कथक। कथक कहाँ का है? तो कथक जो है वो उत्तर भारत का है। और पंजाब का तो सभी को पता होगा, भांगड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? केरल। मोहिनी अट्टम केरल में विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत क्षय का कारण है? तो दंत क्षय का कारण प्रदूषित जल है। क्या है? दंत क्षय का कारण प्रदूषित जल है। इसे आप ध्यान से समझेंगे। पीने वाले पानी में फ्लूओराइड की मात्रा 2 ppm से 10 ppm होता है। 2 ppm से 10 ppm होता है। यदि 2 ppm से कम हुआ तो दांत पर भूरे रंग का धब्बा हो जाता है। और यदि 10 ppm से अधिक हो गया तो दांत में दंत क्षय एवं अस्थि क्षय हो जाता है। क्या होता है? 10 ppm से यदि अधिक हो गया तो क्या होगा? दंत क्षय एवं अस्थि क्षय हो जाता है।
आप सभी का आंसर निकल गया होगा। तो ये दंत क्षय क्यों हुआ? तो प्रदूषित जल के कारण हुआ। यहाँ पर ppm का मतलब पार्ट पर मिलियन होता है। ppm का मतलब क्या होता है? पार्ट पर मिलियन होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे, यह घेंघा रोग है। क्या है? घेंघा रोग जो है वो मच्छरों के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि घेंघा रोग यह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है, जिसमें गला फूल जाता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। क्या होता है? थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाती है। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर तीनों ऑप्शन के बारे में थोड़ा समझ लेंगे। यहाँ पर देखिए, डेंगू बुखार जो है ऑप्शन नंबर ए में, जो मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। डेंगू बुखार मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। कालाजार बालू मक्खी से होता है, जिसे ही सिकता मक्खी या सैंड फ्लाई भी कहा जाता है। तो कालाजार किससे होता है? बालू मक्खी से होता है, जिसे ही सिकता मक्खी या सैंड फ्लाई कहा जाता है। अब ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे, मलेरिया बुखार है। मलेरिया बुखार जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया बुखार किससे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और ऑप्शन नंबर सी में है फाइलेरिया, यह मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। किससे होता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन, घेंघा रोग जो है वो मच्छर से होने वाला बीमारी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो संतरे विटामिन सी का प्रबल स्रोत है। संतरा किसका है? विटामिन सी का प्रबल स्रोत है। जैसे संतरा, नींबू, आंवला, मौसमी, ये सभी विटामिन सी का प्रबल स्रोत है। आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम प्यूपा से उत्पन्न होता है। किससे होता है? रेशम प्यूपा से उत्पन्न होता है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्यापारिक स्तर पर रेशम की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो व्यापारिक स्तर पर रेशम की प्राप्ति कोकून अवस्था से होती है। कहाँ से होती है? कोकून अवस्था से होती है। और रेशम की प्राप्ति के लिए रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर में किया जाता है, जबकि रेशम कीट को शहतूत या मलबरी के पौधे की पत्ती पर पाला जाता है। रेशम कीट को शहतूत या मलबरी पौधे की पत्ती पर पाला जाता है, जिसे मोरी कल्चर कहते हैं। ध्यान देंगे, रेशम के कीट की 4 अवस्था होती है। कितने होती है? रेशम के कीट की 4 अवस्था होती है। पहला है अंडा, दूसरा लार्वा, तीसरा प्यूपा और चौथा है कोकून। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, पहला है अंडा, दूसरा है लार्वा, तीसरा है प्यूपा और चौथा है कोकून अवस्था। ठीक है, तो पहली बार रेशम की प्राप्ति कहाँ से हुआ? तो पहली बार रेशम की प्राप्ति प्यूपा अवस्था से हुआ, लेकिन व्यापारिक स्तर पर रेशम की प्राप्ति कोकून अवस्था से होती है। आपका जो आंसर है
वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? फ्लैजिला कहा जाता है। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का रिन्यूएबल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होता है? तो किसी देश का रिन्यूएबल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? यहाँ पे आप आंसर लगाइएगा। देखिए इसमें चारों ऑप्शन जो है वो गलत दिया गया है, तो आप आंसर इसका नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए या डी में घरेलू को काट करके अगर आप राष्ट्रीय जोड़ देंगे, घरेलू को काट करके राष्ट्रीय जोड़ देंगे, तो आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए या डी किसी में भी आप घरेलू को हटा करके राष्ट्रीय जोड़ देंगे तो वो आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तब अध्यक्ष का पद कब रद्द कर दिया जाएगा? लोकसभा की प्रथम बैठक में, लोकसभा की प्रथम बैठक में। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहा होता है प्रोटेम अध्यक्ष। कौन करता है? पहली बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम अध्यक्ष करता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और पहली बैठक में ही नए अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्द निवारक दवाएं कहलाती है? तो दर्द निवारक दवाएं एनाल्जेसिक कहलाती है। क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक कहलाती है। इसमें 3-4 क्वेश्चन हमेशा पूछता है जिसे आप याद रखेंगे। पहला है एंटीपायरेटिक्स। क्या है? एंटीपायरेटिक्स यह ज्वरनाशी मतलब तापमान को, बुखार को कम करने वाली दवा है। दूसरा है एंटीसेप्टिक, आपका डी ऑप्शन में है एंटीसेप्टिक, इसे हिंदी में प्रतिरक्षी कहते हैं। यह प्रवेश होने वाले शरीर में जीवाणु को रोकता है। एंटीसेप्टिक क्या करता है? शरीर में प्रवेश होने वाले जीवाणु को रोकता है। और तीसरा है एंटीबायोटिक, इसे हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं, जो किसी भी तरह से मनुष्य के शरीर में प्रवेश हुए जीवाणु के वृद्धि को, हो रहे वृद्धि को रोकता है। एंटीबायोटिक क्या करता है? शरीर में प्रवेश हो गए जीवाणु के वृद्धि को रोकता है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है? तो अस्थाई चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु स्टील है, इस्पात है। इसमें आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का अनुभार बढ़ने से उसकी श्यानता क्या होगी? तो द्रव का अनुभार बढ़ने से उसकी श्यानता बढ़ेगी, और यदि श्यानता घटेगी तो घट जाएगी। ठीक है, यदि अनुभार बढ़ेगी तो उसकी श्यानता क्या होगा? उसकी श्यानता बढ़ेगी, और यदि घटेगी तो घट जाएगी। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछे कि श्यानता का एसआई मात्रक क्या होगा? श्यानता का एसआई मात्रक
क्या होगा तो पॉइजली हो जाएगा, और यदि सीजीएस में पूछे तो पॉइज हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो चलिए इसमें जो आपका राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है? तो इसे 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। मैंने इसके बारे में पिछले ही वीडियो में डिटेल्स में बताया है, तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लेंगे। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1760, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्वेश्चन में 1760 जो है वो गलत है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन है कर्नाटक युद्ध, तो हम आपको इसके बारे में 2-3 फैक्ट बता दे रहे हैं, आप इसे ध्यान से समझेंगे। कर्नाटक के क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी एवं फ्रांसीसी कंपनी के बीच 3 युद्ध हुआ था। कितना युद्ध हुआ था? 3 युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच लड़ा गया, जिसका कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध था, जो समाप्ति हुआ एला सापल की संधि में। कब समाप्ति हुआ? एला सापल की संधि में समाप्ति हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया था, जिसका कारण था डुप्ले की महत्वाकांक्षा। कारण क्या था? डुप्ले की महत्वाकांक्षा। और समाप्ति हुआ पांडिचेरी की संधि में। कब समाप्ति हुआ? पांडिचेरी की संधि में। अब ध्यान देंगे, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 के बीच लड़ा गया था। इसका कारण था सप्तवर्षीय युद्ध और समाप्ति हुआ पेरिस की संधि में। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की अचानक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? देखिए आपका सवाल कह रहा है कि एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, वह अचानक खड़ी हो जाए तो क्या होगा? इसका आवर्तकाल घट जाएगा, लेकिन उसकी गति बढ़ जाएगा। क्या होगा? पीरियड घटेगा लेकिन गति बढ़ जाएगा। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड ऑफ मॉर्निंग काल्म किसका निर्देशन करती है? तो लैंड ऑफ मॉर्निंग काल्म कोरिया का निर्देशन करती है। इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछे कि सूर्योदय का देश लैंड ऑफ सनराइज किसे कहा जाता है, तो लैंड ऑफ सनराइज सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। सूर्यास्त का देश लैंड ऑफ सनसेट ब्रिटेन को कहा जाता है। अर्धरात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएफओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एएफओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। कहाँ है? रोम में स्थित है। आपका आंसर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो यह थायराइड के उपचार के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? थायराइड के उपचार के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी 4 से 5 और याद रखेंगे। देखिए, आयोडीन 131 यह थायराइड से संबंधित है। फास्फोरस 32 जो है यह हड्डी से संबंधित है। सोडियम 24 जो है यह ब्लड सर्कुलेशन रक्त परिसंचरण से संबंधित है। आर्सेनिक 74 जो है यह ट्यूमर से संबंधित है। और कोबाल्ट 60 जो है यह कैंसर से संबंधित है। और आप यूरेनियम 235 को तो आप जानते ही होंगे। मकान, जमीन, मिट्टी, पृथ्वी की उम्र का पता लगाया जाता है। और कार्बन 14 से क्या किया जाता है? तो जीव जंतु एवं पेड़ पौधे का उम्र का पता लगाया जाता है। कार्बन 40 से क्या किया जाता है? जीव जंतु एवं पेड़ पौधे का उम्र का पता लगाया जाता है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाए होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।